Hello, my dear students. My name is C. Akshay Mantri and welcome to Eco ज्ञान बाई के। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो है वो 12th इकोनॉमिक्स का पूरा रिवीजन बैच ले रहा हूँ और हर एक चैप्टर का रिवीजन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने ऑलरेडी दो चैप्टर्स दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस और डिमांड एनालिसिस का वीडियो डाल रखा है, तो वो भी आप जल्दी से जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई सारे न्यूमोनिक्स बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट के लिए जरूरी है, ये सारी बातें, और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया है, ये भी बात मैं आपको इस पूरे रिवीजन के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में सारे न्यूमोनिक्स याद करते हुए अपन जो है इस रिवीजन को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस रिवीजन को फॉर चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बनता है बिकॉज ये चैप्टर जो है आपके एग्जाम में 8 से 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ना। 8 to 12 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, बहुत ही जरूरी है और कंपलसरीली इस चैप्टर से आपको जो है वो 8 मार्क का सवाल भी डायरेक्टली एग्जाम में दिखाई दे सकता है ना। यस, तो बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए चैप्टर है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसकी हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपने को बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था उसके अंदर हमको ये समझ में आया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है ना। जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है ना। तो उनके बीच में रिलेशनशिप होता है इनवर्स वाला, कि प्राइसेस अगर बढ़ती जाती है तो डिमांड हमारी कम होती जाती है, और अगर प्राइसेस कम होती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड ने जो है अपने को ये समझाया एज पर द क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव कि आपके डिमांड और प्राइसेस में क्या चेंजेस आते हैं, प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आता है, बट कितना चेंज आता है ये किसी ने भी बताया नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड कभी भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड अपने को सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म्स में क्या करता है, बात करता है ना। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में समझाया नहीं है, और उस कंसेप्ट को क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ये समझाने के लिए हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक नया कंसेप्ट बनाया जिसको नाम दिया गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कंसेप्ट आज अपन इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेरे साथ आप लोग भी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी रिवीजन वीडियोस फॉर द योर 12th इकोनॉमिक्स आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है यहाँ पे समझाने की इन्होंने कोशिश करी है ना। इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिक ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा है ना। इलास्टिक बोलते हैं ना, बच्चों के दिमाग में चड्डी की याद आती है, बोले सर हमारे चड्डी को इलास्टिक होता है। तो वही बात कर रहा हूँ मैं आपकी चड्डी के बारे में, कि जैसा अभी देखो अपन जितना इलास्टिक को खींचते हैं ना, इलास्टिक उतना खींचा जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं यार इलास्टिक का क्वालिटी अच्छा है। जैसा अमूल माचो का आता है देखो ब्रांड, कि भाई खींचा जा रहा है एकदम बनियान टाइट हो रहा है, तो वो क्या है, बहुत अच्छी बनियान है। वैसे ही इन्होंने बोला है कि इलास्टिसिटी किसे अच्छा बोला जाएगा, जब जितना खींचने के बाद वो अगर और खींचा जाए तो उसका मतलब क्या हो गया, वो इलास्टिक हो गया, उसका रिस्पॉन्स ज्यादा है। हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस पर वो क्या कर रहा है, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे इलास्टिक बोलना चाहिए। और अगर समझो वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है तो हम क्या बोलते हैं, यार इलास्टिक खराब हो गया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है क्या, नहीं, मतलब वो क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया है ना। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिकेट मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, किस क्या होता है ये, रिस्पॉन्सिवनेस, क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है बाय वन वेरिएबल फॉर द चेंज इन अदर वेरिएबल, है ना। इकोनॉमिक्स के दो वेरिएबल के अंदर अपन इलास्टिसिटी बच्चों कैलकुलेट करते हैं, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, आइदर इनकम, आइदर योर प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह, कुछ भी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एनीथिंग, है ना। अपन किसी की भी इलास्टिसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में कितना चेंज आया है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन द अदर वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल को चेंज करने की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे बोला जाएगा, दैट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अभी डिग्री मतलब क्या, परसेंटेज, है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा टू टू चेंज इन इट्स प्राइस, या तो उसकी प्राइस बदल दो, या फिर जो उसके दूसरे फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपकी डिमांड डिपेंड करती है उनको बदल दो। उस वजह से आपके डिमांड में कितना चेंज आएगा, प्राइस या उसके जो भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स है उनको चेंज करने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं अपन उसको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं।
ओके, सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से ना हमको यहाँ पे डेफिनेशन दिया है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। ग्रेट और स्मॉल मतलब या तो इलास्टिसिटी ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, जो क्या होता जाएगा, जो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा या थोड़ा बढ़ेगा, है ना, मच और लिटिल, मच और लिटिल मतलब ज्यादा बढ़ेगा या थोड़ा बढ़ेगा, राइजेस बोला है, किस वजह से, फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस मतलब प्राइसेस कम हो जाने से। देखो हमको लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है कि प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ना चाहिए, वही बात इन्होंने यहाँ पे की, बट इन्होंने क्या बोला, एक तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस के कम हो जाने से क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगा या कम बढ़ जाएगा। देखो बढ़ रहा है इतना तो सही है, बट ज्यादा बढ़ेगा या कम ये भी देखना उतना ही जरूरी है, और उससे हमको इलास्टिसिटी पता चल जाती है। ओके, या फिर आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो सकता है, या तो ज्यादा या तो कम, फॉर अ राइज इन प्राइस, प्राइसेस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड या कम हो जाएगा, इतना तो गारंटेड है, थोड़ा कम होगा या ज्यादा कम होगा, इससे हम उसकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, बताओ। इलास्टिसिटी ये टर्म आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल फॉर द चेंज इन अदर वेरिएबल, है ना, मेरे साथ आपको भी बोलना है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल फॉर द चेंज इन अदर वेरिएबल। ठीक है, चलो ओके। अच्छा देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डेफिनेशन से हमको ये समझ में आता है कि ये क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है जो अपने को ये डिस्क्राइब कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इज एक क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा जब हमारी प्राइस या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी, राइट। तो ये टेक्निकल टर्म है, अपने को क्या बता रहा है कि आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा अगर आपकी प्राइस जो है या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी, कोई भी सिचुएशन रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलो रेशो या परसेंटेज चेंज जो है वो अपन क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का चेक करने वाले हैं। क्या चेक करेंगे बच्चों, रेशो या फिर परसेंटेज चेंज अपन क्वांटिटी डिमांडेड का चेक करने वाले हैं, और हम कैलकुलेट करेंगे फॉर योर इलास्टिसिटी, है ना। और ये परसेंटेज चेंज किससे कंपेयर किया जा रहा है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ अपन यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। देखो आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क के लिए सवाल बिल्कुल भी बन सकता है, कोई भी एक टाइप या दो टाइप के बारे में आपको बोल सकता है कि एक्सप्लेन कर दो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, एक्सप्लेन कर दो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, एक्सप्लेन कर दो हमको क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन देने आना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो ओके। क्या होता है देखते हैं सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। इनकम इलास्टिसिटी में क्या बोला हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। अभी देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब अगेन आपका परसेंटेज, है ना, कितना परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा विथ रिस्पेक्ट टू, ड्यू टू, किस वजह से आ रही है, ड्यू टू चेंज इन इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बोले दूसरे जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस या अदर फैक्टर्स जो भी है, उन सबको क्या मानो, कांस्टेंट मानो, और सिर्फ किस में चेंज करो, इनकम में चेंज करो। इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अभी इनकम के चेंज में मतलब क्या, या तो इनकम बढ़ गई होगी या तो इनकम कम हो गई होगी। अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर समझो इनकम बढ़ जाए तो हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है फॉर द नॉर्मल गुड्स बच्चों। ठीक है, वही अगर इनकम कम हो जाए तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल गुड्स के केस में हमको ये जगह दिखाई, ये चीज दिखाई देती है ना। तो इतना तो गारंटेड है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। अभी वो कम बढ़ेगी या ज्यादा, ये हमारे इलास्टिसिटी से हमको समझ में आता है ना। और इनकम कम होने से डिमांड कम होगी या ज्यादा कम होगी, ये यहाँ पे सवाल बन जाता है टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिया गया है, दैट इज ई ऑफ वाई। देखो इलास्टिसिटी ऑफ वाई, देखो इनकम को जो है इकोनॉमिक्स के अंदर वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और इलास्टिसिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, है ना। ऐसा इसका हमको फॉर्मूला बन जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आया डिवाइडेड बाय आपकी इनकम में कितना परसेंटेज चेंज आता है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से बोलता हूँ, राइट बच्चों। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ना आपको 2-3 और फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ओके, अभी ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हुए, इन्होंने ये कैसे बनाए फॉर्मूलाज, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, अभी देखो मैं आपको 2 मिनट लेके यहाँ पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूलाज बनते कैसे। ठीक है,
जैसा देखो सिंबॉलिकली जो हमने ऊपर वर्ड्स में लिखा था उसी फॉर्मूला को इन्होंने यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखा, दैट इज परसेंटेज चेंज। देखो ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इसे हम मैथ्स के अंदर डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो ये हमारा जो वर्ड्स का फॉर्मूला था उसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अभी देखो इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं। जब भी मैं आपको ऐसा बोलूं कि कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज किसी भी चीज का, जब मुझे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना होता है ना बच्चों, तो मुझे वहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100, है ना। देखो ये फॉर्मूला है बच्चों टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। क्या निकाल रहा हूं मैं? परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला बन जाता है दैट इज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। ठीक है, अभी जो हमारा परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का और प्राइस का, वो हम इस फॉर्मूले से निकालने की बच्चों कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा न्यू क्वांटिटी और ओल्ड क्वांटिटी। देखो थोड़ी देर के लिए ना मैं अजम्पशन यहाँ पे पकड़ता हूँ, मेरा जो Q1 है वो मेरा ओल्ड क्वांटिटी होगा और Q2 जो है वो मेरा न्यू क्वांटिटी होगा, है ना। P1 जो है वो मेरा ओल्ड प्राइस होगा और P2 जो है वो मेरा न्यू प्राइस होगा, है ना। इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक अजम्पशन के साथ लेके चल रहा हूँ, है ना। दैट इज ये मेरा क्या है? अजम्पशन है। ओके, कि Q1 ये मेरा ओल्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q2 मेरे न्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, P1 मेरे ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और P2 मेरे न्यू प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूले में अपन रखते हैं, है ना, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100, है ना, होल डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ये हो गया मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला और कुछ भी डिवीजन में नहीं आ रहा है ना। तो न्यू माइनस ओल्ड ये मेरा क्या निकल गया? दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकल गया बच्चों। क्या निकल गया? ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और मुझे डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो क्या करूंगा? P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। ओके, अभी देखो डिवीजन के अंदर ये दोनों चीजें आ रही है ना। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर होता है तो उसे अपन क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 100 और 100 दोनों में से क्या कर दिया? कट कर दिया बच्चों। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास अभी बचा है द वैल्यू ऑफ Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। अभी देखो मुझे अगर जो भी यहाँ पे नंबर्स है ना डिनोमिनेटर्स में है, ओके, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाता हूं तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये यहाँ पे डिवीजन में है तो ऊपर जाके क्या हो सकता है? मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? देखो अगर ये चीज डिवीजन में, देखो ये आपका जो फॉर्मूला है ना, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना, होल डिवाइड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम, है ना। ये जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने प्राइस से बोला गलती से आपको, ठीक है। और सेम फॉर्मूला है, प्राइस पकड़ो या फिर आप इनकम पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, सेम फॉर्मूला हर जगह आपको लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अपन यहाँ पे चेंज करते हैं बच्चों थोड़ा, है ना। पी के जगह पे मुझे यहाँ पे वाई लिखना चाहिए बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, P1 P2 के जगह पे मुझे Y1 Y2 लेना चाहिए, है ना। अभी देखो, अभी ये जो यहाँ पे आपको दिया गया फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी होल डिवाइड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम, क्या ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया क्या? है ना, Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 से क्या पता चला मेरे को? चेंज इन क्वांटिटी पता चलता है बच्चों, और कुछ नहीं है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी होल डिवाइड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनकम। अभी ये हो गया मेरा डिवीजन, इससे मैं रेसिप्रोकल बना देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1 इंटू, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद Y1 चला जाएगा ऊपर और होल डिवाइड बाय हो जाएगा Y2 माइनस Y1। ठीक है बच्चों, अभी इसको ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? और कुछ नहीं बल्कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इंटू इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, है ना, चेंज इन इनकम। ओके, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से जो है ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया जाता है ना। बस इन्होंने फॉर्मूला दिया और वो अज्यूम करते कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आपके पास में नोट कर सकते हो ये फॉर्मूला बनता कैसे। ठीक है, एग्जाम में आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है, कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो, ओके, यू शुड नो, इसके ऊपर से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी जो है वो तीन टाइप्स की हो सकती है।
या तो वो पॉजिटिव होगी, या तो वो निगेटिव होगी, या तो वो जीरो इनकम इलास्टिसिटी होने वाली है। जैसा मैंने तुमको बोला ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ऐसा होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। मतलब दोनों भी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। जब दोनों भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, तो उनका जो इनकम इलास्टिसिटी आएगा वो कभी भी नेगेटिव जाएगा क्या, नहीं, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, है ना, जहां पे डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज इन इनकम, उनका इनकम इलास्टिसिटी कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होने वाला है। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है बच्चों, कि अगर समझो कोई भी ऐसी चीज है जो लो क्वालिटी की है ना, अभी मेरी इनकम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ने के बाद में जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आने लगा है, तो क्या मैं लो क्वालिटी की चीजें खरीदूंगा क्या, नहीं खरीदूंगा, है ना, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही अगर समझो मेरी इनकम कम हो गई, है ना, जैसे कोरोना जैसा सिचुएशन आ गया, पैसे ही नहीं थे मेरे पास में, तो मैं लो क्वालिटी की चीजें खरीदना प्रीफर करूंगा क्या, तो यस, मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो भी हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, लो क्वालिटी गुड्स, उनका और इनकम का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल भी इनवर्स होता है, कि जब भी लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लोग ऐसी चीजों की डिमांड को कम कर देते हैं, और जब भी इनकी इनकम कम हो जाती है, तो इनकी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब दोनों इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप आता है, और अगर मैं इनकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने जाऊं, तो वो हमेशा क्या होगी बच्चों, नेगेटिव आने वाली है। क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, in case of negative income elasticity, that inferior goods for which the demand in decreases with increase in income of consumer, ये हमारे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला केस है, ठीक है। एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी किसे बोल रहा है, देखो जितने भी हमारे नेसेसरी गुड्स होते हैं ना, है ना, जो कि जिनकी डिमांड प्राइस के इनकम के साथ कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती। मतलब क्या बोल रहा है कि आपकी अगर इनकम बढ़ जाए तब भी आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा, या फिर अगर आपकी इनकम कम हो गई तब भी आपका डिमांड कांस्टेंट रहेगा। देखो एग्जांपल बोलो तो बच्चों समझ लो, ठीक है, जैसा शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें है ना, इनकी डिमांड आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करती। आप बहुत सारा पैसा कमाते हो इसलिए आप बहुत ज्यादा शक्कर और नमक खाना प्रीफर करोगे क्या, नहीं। बोले हम लोग बहुत सारा पैसा कमाते, आज से जो है एक मुट्ठी भर के खाने में नमक डाला करेंगे, है ना, मेरे पापा की कमाई बढ़ गई, आज से एक बाल्टी भर के हम नमक डाला करेंगे, ऐसा कभी होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, है ना। हम लोग जो ज्यादा पैसा कमाते इसलिए हम 10 रोटियां खाएंगे, ऐसा कभी होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोला है, इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स आपका जो इनकम इलास्टिसिटी रहेगा बिल्कुल भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, जीरो इनकम इलास्टिसिटी आपका रहने वाला है। ये हमको यहाँ पे समझना जरूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी इनकम चेंज होने से आपकी डिमांड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और आपकी डिमांड कभी भी चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है। यस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, क्या आपको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, है ना। तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि आने वाले ऐसे सभी रिवीजन वीडियोस का अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहेगा, ठीक है। तो यस, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, जिनसे भी उनको भी पढ़ाई करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में यहाँ पे बच्चों आपको बोला हुआ है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है, देखो, ठीक है, जब कभी भी एक प्रोडक्ट, है ना, देखो क्रॉस इलास्टिसिटी देखा जाता है इन केस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। किसके केस में देखा जाता है, ये रिलेटेड कमोडिटीज के केस में देखा जाता है ना। अभी सर ये रिलेटेड कमोडिटीज किसे बोलते हैं अपन, तो दो टाइप्स की होती है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोला जाता है, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ में कंज्यूम करी जाती है, पहला लेने के बाद में आपको दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट किसे बोला जाएगा, जो एक दूसरे के क्या होता है, अल्टरनेटिव होते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो दूसरा खरीदना नहीं पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। सो देखो दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरे होता है सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपको दूसरा भी खरीदना पड़ेगा, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट किसे बोला जाएगा, अगर आपने एक प्रोडक्ट ले लिया तो आपको दूसरा लेना नहीं है, अगर आपने पहला नहीं लिया है तो आप क्या लोगे, दूसरा लोगे। एक में से, दोनों में से आपको एक प्रीफर करना है, चॉइस की जहां पे बात आ जाए उसको अपन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। एग्जांपल सुन लो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल बन सकता है आपके लिए, दैट इज कार एंड योर फ्यूल, है ना। कार ले लिया आपने तो उसमें डालने के लिए आपको तेल चाहिए, है ना, पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, जो भी है, फ्यूल उसको लगेगा, विदाउट इट वो आपके लिए चलने वाली है क्या, नहीं चलने वाली, ठीक है। पेन एंड इंक, अगर आपने पेन ले ली तो उसमें इंक फिल करवानी जरूरी है ना। अगर आपने चाय बनानी है तो चाय के अंदर शक्कर, चाय पत्ती सब डालना जरूरी है, ये सब उसके लिए क्या हो गए,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं बच्चों, है ना। जब आप एक चीज की डिमांड करते हो और साथ में आपको दूसरी चीज भी लेनी पड़े, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स किसे बोला जाएगा, जब आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो आपको दूसरा खरीदना नहीं, आपको दोनों में से एक को चॉइस करना है, प्रेफर करना है। जैसे मैं बोल सकता हूँ पेप्सी एंड कोको कोला की बात है, आप दोनों में से कोई भी एक ड्रिंक लोगे। माजा और स्लाइस हो गया, दोनों में से कोई भी एक ही ड्रिंक लोगे, है ना। ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दोनों में से कोई भी एक ही पेन लोगे। सो ये सब क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूट्स के एग्जांपल्स है, जो एक दूसरे के लिए क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूट्स बन जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। सो क्या बोला हुआ है कि इन केस ऑफ दीज रिलेटेड कमोडिटीज, है ना, क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस चेंज होती है ना, तो उससे दूसरे की डिमांड पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। ऐसा हमने रिलेटेड कमोडिटीज के पॉइंट में पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, कि लेट्स से दो प्रोडक्ट है ए एंड बी, आइदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाएगी ना, तो दूसरे की जो क्वांटिटी है उस पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं विद ईच एंड एवरीवन, एक कॉम्प्लीमेंट्री का और एक सब्स्टिट्यूट्स का, ठीक है बच्चों, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। सो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल देखते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो कार है, कार की प्राइसेस ड्रॉप हो गई, क्या हो गई बच्चों, कार की प्राइसेस ड्रॉप हो गई। अभी कार जो है बड़ी ही सस्ती मिल रही है। स्पेसिफिकली चलो अपन यहाँ पे चलते हैं अबाउट द पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, कौन सी गाड़ी है बच्चों, पेट्रोल की कार यहाँ पे क्या हो चुकी है, बड़ी ही सस्ती हो चुकी है। अगर समझो पेट्रोल की कार मार्केट में सस्ती मिलने लगे, तो लोग क्या करेंगे बच्चों, लोग जो है वो पेट्रोल की कार खरीद लेंगे, है ना। अगर पेट्रोल की कार मार्केट में सस्ती हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की कार खरीदना प्रेफर करेंगे। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, इससे मार्केट के अंदर जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। अच्छा अगर समझो वही पेट्रोल की कार महंगी हो गई, कोई भी अभी पेट्रोल की कार खरीदेगा क्या, नहीं, सब लोग क्या करेंगे, डीजल की गाड़ी खरीदना प्रेफर करेंगे। और इससे जो है वो हमारे पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। तो एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से दूसरे के क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। वे कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हो क्या रहा है, दैट इज इनवर्स है या डायरेक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस और दूसरे का क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है बच्चों। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका जो क्रॉस इलास्टिसिटी आएगा ना बच्चों, कैसा आएगा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी आने वाला है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। वही अगर मैं बात करता हूं अबाउट द सब्स्टिट्यूट्स, है ना, सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, सब्स्टिट्यूट्स में हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से पेप्सी एंड कोका कोला, है ना, कोका कोला तू, यस दैट इज कोका कोला, ओके। सो क्या होगा बच्चों, अगर समझो पेप्सी ने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, लोग कोका कोला पे शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, बिकॉज उनको क्या लग रहा है, सस्ता, तो कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही अगर समझो पेप्सी ने अपनी प्राइसेस कम कर दी, तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है वो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोका कोला को छोड़ देंगे, तो कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। सो इसलिए क्या बोला है कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, आप देखो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ रही है तो कोका कोला की डिमांड बढ़ रही है, पेप्सी की प्राइसेस कम हो रही है तो कोका कोला की डिमांड कम हो रही है, दैट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए और अगर अपन उनका इलास्टिसिटी कैलकुलेट करें, तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव होने वाला है। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होने वाला है, राइट, बिकॉज दोनों भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम होने वाले हैं, ओके चलो। अच्छा सर इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो इसका फॉर्मूला दिया है, दैट इज इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दिया है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, है ना। एक का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है और एक की क्या चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है। अभी सर मैं किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं किस कमोडिटी की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहा हूं इस सिचुएशन के अंदर, तो बोले जिसके क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ना, आप उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। जिसके क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उस कमोडिटी का आप क्या करते हो, इलास्टिसिटी चेक कर रहे हो। सो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ ए, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो सेम, देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही दिया हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इन केस ऑफ इनकम, तो बस आपको इनकम के जगह पे क्या रखना है, प्राइस को पुट कर देना है, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ और अलग से फॉर्मूला है क्या बच्चों, नहीं, सेम फॉर्मूला है, बस पहले जहाँ पे इनकम था वहां पे भी क्या है, दैट इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी है बच्चों, और कुछ भी नहीं, ठीक है, ओके बच्चों। अभी बच्चों यहाँ से चैप्टर का जो मेन हार्ट है, हार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगला पूरा जो चैप्टर है वो इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो कंसेप्ट है ये हमको बताया किसने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने जो है हमको प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर, है ना, क्वांटिटी चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा जब अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस को चेक करेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ चेंज इन प्राइस, है ना। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ता है वो कैलकुलेट करना, वो चेक करना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो यहाँ पे अपन रेशियो निकाल रहे, किस क्या निकाल रहे अपन, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ओनली, है ना। प्राइस ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदल रहा है और बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट मानी जाती है ना। तो प्राइस के बदलने से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना असर पड़ेगा, ओके, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फॉर्मूला बिल्कुल भी सेम जैसा अभी तक हमने पढ़ा है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज परसेंटेज चेंज डेल्टा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो पहले वाले फॉर्मूले में जहां पे इनकम था, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी था, बी था, वही हमने क्या लिख दिया अभी, दैट इज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसका आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। और सेम मेथड से उन्होंने यहाँ पे और दो सिंबॉलिकल फॉर्मूलाज अपने को यहाँ पे प्रेजेंट करके दिए हैं, जिसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। बस आपको वहां पे क्या करना है, y के जगह पे p रखना पड़ेगा और कुछ भी करना है क्या बच्चों, नहीं, और आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो ओके। अभी 8 मार्क का सवाल जो ऑलरेडी आपके डिस्टिंग्विश, देखो हर बार ये जो पॉइंट है ना, इस 5 पॉइंट से, दैट इज टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 टाइप्स अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। इन 5 टाइप्स में से हर बार जो है हम एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आता ही आता है, 2 मार्क का एक सवाल बिल्कुल यहाँ से बनता है, ठीक है। प्लस अक्टूबर 2021 और मार्च 2024 के अंदर 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया था, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोला है तो आपको ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करते पड़ते हैं, और अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको ये 3 टाइप्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, दैट इज इनकम, क्रॉस एंड प्राइस, है ना। तो बहुत अच्छे से ये सवाल पढ़ना बच्चों कि क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है, उससे आपका आंसर चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलो अभी 5 मार्क का 8 मार्क का सवाल पूरा का पूरा फोकस आपको देना है ये 5 पॉइंट्स के ऊपर, बड़े ही इजी, बड़े ही शानदार ये पॉइंट्स है ना। यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट के अंदर 4-4 पॉइंट्स बनते हैं जो आपको अच्छे से लिख के आने चाहिए, और आपका पूरा का पूरा 8 मार्क का सवाल बहुत ही इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले 2 चीजें आएगी परफेक्टली से, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ये हमारा सबसे पहला टाइप है ना। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पे बोला है, नाम में ही क्या दिया है, देखो इलास्टिक दिया है, नाम में क्या दिया है, इलास्टिक। मैंने आपको बोला था इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जहां पे रिस्पॉन्स ज्यादा आने लगे उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। अगर मैं उस इलास्टिक को थोड़ा सा खींचता हूँ और वो ज्यादा खींचे जा रहा है ना, कि अच्छा क्वालिटी है उसका, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्वांटिटी का चेंज जो है वो प्राइस के चेंज से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक बोल सकते हैं। बच्चों मेरे वर्ड्स को ध्यान दो, है ना, आपको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलने लगते हैं। ओके, और क्वेश्चन में और एक नाम ऐड हो गया, दैट इज परफेक्टली। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जहां पे प्राइस में या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा या तो बिल्कुल भी स्लाइट मतलब थोड़ा सा चेंज आएगा, और क्वांटिटी डिमांडेड में जो है आपके इन्फिनाइट चेंज आएगा। इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा चेंज आपको क्वांटिटी डिमांडेड में दिखाई देगा, बट प्राइस में ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का केस बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्डिंग क्या दी वाली है, जब प्राइस में जो है बिल्कुल भी कितना चेंज आएगा, स्लाइट या जीरो, और आपके क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनाइट चेंज आने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं, है ना। ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, बिकॉज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर समझो
10% प्राइसेस फॉल हो जाती है और आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाती है, इन्फिनाइट बढ़ जाती है। इन्फिनाइट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पे हमारा ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का सिचुएशन बन जाता है। देखो ये डायग्राम भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो आपको एग्जाम में निकालने को आ सकता है ना। क्यों आ सकता है? बिकॉज आपको जब 8 मार्क का सवाल पूछा जाएगा तो आपको ये डायग्राम भी वहां पे निकाल के आना पड़ेगा। ठीक है, एक डायग्राम में क्या बोला है, सिंपली जैसा सिचुएशन में बोला था कि प्राइस में बिल्कुल भी नो चेंज या स्लाइट चेंज आ रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाला। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर इन्होंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में और वाई एक्सिस पे लिख दिया इन्होंने प्राइस के बारे में। प्राइस तो हमारा यहाँ पे अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी वाई एक्सिस के ऊपर। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है या चेंज होगा, है ना, ऐसा बोला हुआ है। प्लेट से अज्यूम करते हैं कि पहले आपका प्राइस जो क्वांटिटी जो है वो क्यू था, फिर लेट से Q1 हो गया या फिर Q2 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। इन्फिनाइट चेंज, बहुत ज्यादा चेंज आपकी क्वांटिटी में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो ये प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप बन के ये जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा है, बिल्कुल भी कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों। कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये जितने भी हमारे लोकस है ना, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है प्राइस और क्वांटिटी के, वो सारे क्या है, एक लाइन में आ रहे हैं। और इन सबको इंटरसेक्ट करने के लिए जब मैं एक डिमांड कर्व ड्रॉ करता हूँ, वो बिल्कुल भी कैसा दिखाई देगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है। बिकॉज प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ किस में आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है ना। इसलिए मेरा यहाँ पे जो डिमांड कर्व है बिल्कुल भी कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके। इसको बनना हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व या हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं। ये किसके केस में आता है, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में आता है। ओके, अच्छा, अभी इस सिचुएशन के अंदर हमको कैलकुलेट करना है हमारा इलास्टिसिटी कितना है। ओके, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारा फॉर्मूला है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी देखो हुआ क्या कि हमारे क्वांटिटी में इन्फिनाइट चेंज आया, लेकिन हमारे प्राइस का चेंज कितना है, जीरो। सो इन्फिनाइट डिवाइडेड बाय जीरो अगर मैं करूंगा ना, तो आंसर हमेशा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। या फिर एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूं, तो आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनाइट ही आता है। सो इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल भी इन्फिनाइट आने वाला है। तो देखो चार चीजें होती है यहाँ पे अपने को याद करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि प्राइसेस जो है वो कब चेंज नहीं हो रही है ना, या थोड़ी सी चेंज हो रही है, और क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो रहा है। दूसरा हमको यहाँ पे याद रखना पड़ता है, दैट इज अबाउट द इलास्टिसिटी, किस तरीके से है। तीसरी हमको याद रखनी पड़ती है ये डायग्राम, और चौथा पॉइंट हमको याद रखना पड़ता है कि इसके अंदर जो डिमांड कर्व आ रहा है ये किस तरीके का बन रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा है। ये चार पॉइंट आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी काम आ सकता है, या फिर अगर आप 8 मार्क के आंसर की बात कर रहे हो तो वहां पे भी आपको ये 4 मार्क बिल्कुल काम आ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है इन योर फेब 2026, है ना, बिकॉज ये हमेशा से 12th बोर्ड का फेवरेट रहा है और बच्चों को ये अच्छे मार्क्स भी दिलाता है। तो आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड सिचुएशन बनता है, दैट इज अबाउट द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, है ना। देखो नाम में ही इन इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा नहीं होगा, क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, यस। ठीक है, और परफेक्टली बोला है, परफेक्टली बोलते ही इसका मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, है ना। क्या प्राइसेस चेंज होगी क्या, यस। तो इस केस के अंदर होता क्या है कि प्राइसेस या तो आपकी बढ़ जाएगी या तो प्राइसेस आपकी कम हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी आपका चेंज नहीं होगा, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का केस बोलते हैं बच्चों। किसका केस बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का अपन उसको केस बोलते थे है। देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट मतलब प्राइस के चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको अपन, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहाँ देखा जाता है, सो इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, है ना, जितने भी हमारे नेसेसरी गुड्स होते हैं, ओके, उनके केस में अपन ये सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ये रेयरली अकर होता है, लेकिन इन केस ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट मिल्क, जो नेसेसरी गुड्स है, वहां पे ये चीज दिखाई देती है ना। एग्जाम्पल क्या बोला है देखो, व्हेन 20% फॉल इन प्राइस विच हैव नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस 20% से कम हो गई लेकिन डिमांड जहां के वही है, उसको कोई असर पड़ा है क्या, नहीं। तो फॉर्मूले में रख के देख लो बच्चों, इलास्टिसिटी के लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं है, बट प्राइस कितने से चेंज हुआ,
20% से। अभी 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज व्हाट? 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज व्हाट? 0। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी बनता है वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, अभी ग्राफ की बात करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे अगेन वही लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या लिखा? प्राइस। हमने बोला है कि प्राइसेस यहाँ पे क्या हो रही है? चेंज हो रही है, या तो वो बढ़ जाएगी या तो वो कम हो जाएगी। लेट्स से हमारा प्राइस ओरिजिनल था, फिर बढ़ के प्राइस P1 हो गई, और फिर या तो प्राइस कम होके क्या हो गई? P2। लेकिन क्वांटिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। वो कितना है? OQ ही है। वो कितना है? वो Q क्वांटिटी ही हम डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारे प्राइस और क्वांटिटी के इंटरसेप्ट है, लोकस है ना, उन सबको कनेक्ट करने वाला ये जो डिमांड कर रहे हैं किस तरीके से बनेगा? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा विच इज पैरेलल टू योर वाई एक्सिस, है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दैट इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यस। यहाँ पे देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, आपका डिमांड कर्व यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। यस, अगेन देखो इसके अंदर 4 पॉइंट क्या याद रखना है ना, कि आपके प्राइस में जो ये चेंज आ रहा है बट उससे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, आपका इलास्टिसिटी यहाँ पे बिल्कुल भी क्या होगा? 0 होने वाला है। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है ना। और आपको चौथी बात याद रखनी है, वो है कि आपका यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल लाइन बनता है विच इज पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड सिचुएशन दैट इज अबाउट द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या बोला हुआ है? देखो यूनिटरी मतलब क्या? यूनिट, सिंगल, वन। तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है? 1 होता है। अब ये कैसे होगा समझो। इन्होंने क्या बोला है कि अगर समझो जितना परसेंटेज चेंज आपके प्राइस में आ जाए, उतना ही अगर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाए, है ना, मतलब जितने परसेंट से प्राइसेस कम होगी उतने ही परसेंट से क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या तो जितने परसेंट से प्राइसेस बढ़ेगी उतने ही परसेंट से क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी। जब दोनों में भी सेम परसेंटेज चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस बोल देते हैं, है ना। यस, सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब 50% आपकी प्राइसेस कम हो रही है और उसकी वजह से आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50% से ही बढ़ता है, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? उसे मैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस बोल देता हूँ, जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी सेम होने से यहाँ पे आंसर क्या बचता है? 1 बच जाता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा बच्चों? इक्वल टू 1 आने वाला है, राइट। चलो अभी इस डायग्राम पे ध्यान दो। देखो डायग्राम में क्या हो रहा है कि पहले आपका प्राइस P था और क्वांटिटी डिमांडेड Q था। ये आप दोनों के बीच का इंटरसेप्ट बनता था, दैट इज एट द पॉइंट दिस, है ना। इसको मैं लेट से नाम देता हूँ कुछ देर के लिए। ए पॉइंट पे आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर आपकी प्राइसेस जो है 50% से कम हो गई, है ना। 50% से प्राइसेस कम होने के बाद में लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइसेस कम होती है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 50% से ही आपका क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। सो प्राइसेस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, P1 एंड Q1 को इंटरसेप्ट करने वाला ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया बच्चों लेट से P, लेट से B नाम दिया। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को इंटरसेक्ट करने वाला एक डिमांड कर्व जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। ये डिमांड कर्व किस तरीके से आ रहा है? विच इज कॉन्वेक्स, है ना। यहाँ पे कर्व जो यहाँ पे बन रहा है, ओके, ये बिल्कुल या तो स्ट्रेट लाइन बन सकता है या तो कॉन्वेक्स बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट ये जो डिमांड कर्व यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है, ये डिमांड कर्व को अपन नाम देते हैं दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इस डिमांड कर्व को अपन क्या नाम देंगे बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको नाम दिया जाता है ना। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज योर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा अपन यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा, जहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बिल्कुल भी क्या है? इक्वल है। और वहां पे आपका डिमांड कर्व कैसा आएगा? बिल्कुल भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आने वाला है। तो 4 पॉइंट्स कौन से? एक तो दोनों का चेंज बिल्कुल भी सेम होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। दूसरा, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है। तीसरा, डायग्राम। और चौथा आपके लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर ये नाम सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आता है ना, और कहीं पे भी नहीं आता फॉर द 12th बोर्ड सिलेबस। ठीक है, ओके। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फोर्थ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। देखो अगेन यहाँ पे नाम में क्या आ गया? इलास्टिक। इलास्टिक का बोलने का मतलब ही होता है कि जो क्वांटिटी का चेंज है वो प्राइस के चेंज से क्या होता है? ज्यादा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है? इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज। मोर देन मतलब क्या भाई? जितना चेंज हमारे प्राइस में आया उससे ज्यादा चेंज कहां पे दिखाई दे रहा है? हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में दिखाई दे रहा है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं? उसे मैं बोल देता हूं दैट इज माय रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का सिचुएशन, जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे भी आप यहाँ पे लिख के
आ सकते हो, है ना। एग्जाम्पल में क्या बोला है देखो, जब 50% अगर प्राइसेस कम हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 100% से बढ़ जाएगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का केस बोलते हैं, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया 100 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया 50। देखो हमारा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उससे अगर कैलकुलेट करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। दैट इज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अभी ग्रेटर देन 1 कैसे होगा समझो, देखो अभी जब भी मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज्यादा है हमारे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब जो मेरा न्यूमरेटर होगा ना वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, एक बड़ा नंबर होगा। जब मैं किसी भी छोटे नंबर को एक बड़े मतलब एक बड़े नंबर को किसी भी छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आता है ना। जब मैं किसी भी एक बड़े नंबर को उससे छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं ना तो आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आता है। इसलिए इन केस ऑफ माय रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मेरा इलास्टिसिटी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ठीक है बच्चों, यस। डायग्राम पे ध्यान दो, देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है। पहले हमने प्राइस और क्वांटिटी ड्रॉ किया पी एंड क्यू, है ना। फिर क्या हुआ, प्राइसेस को कम किया, प्राइसेस को थोड़ा सा कम किया लेकिन क्वांटिटी क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। तो ये मेरा P1 और Q1 मेरे नए दोनों पॉइंट्स आ गए। ओके, और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो ये बन गया मेरे लिए नया इंटरसेप्ट। पहले ये दोनों मेरे इंटरसेप्ट थे, यहाँ पे इंटरसेप्ट आता था, अभी इन दोनों का इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। फिर इसको कनेक्ट करता हुआ एक जब मैं डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा, ये किस तरीके से जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है बिल्कुल भी फ्लैटर, है ना। इस डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है बच्चों, फ्लैटर है। कैसा है ये, फ्लैट होते जा रहे हैं। कैसा होते जा रहा है, फ्लैट होते जा रहे हैं। कैसा होते जा रहा है बच्चों, फ्लैट होते जा रहा है ना। इसलिए इसको क्या बोला गया, दैट इज डिमांड कर्व। यहाँ पे जो है वो किस तरीके से स्लोप दिखाता है, एक फ्लैटर स्लोप अपने को दिखाता है इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, है ना। ई एफ से आप ऐसे याद रख सकते हो, इलास्टिक में कैसा होगा, फ्लैटर होगा। इलास्टिक में कैसा होगा बच्चों, एक फ्लैटर स्लोप आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, यस, ओके। इसके अंदर 4 पॉइंट कौन से याद रखना है, सबसे पहला क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है, दूसरा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तीसरा डायग्राम याद रखना है, और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज यहाँ पे डिमांड कर्व किस तरीके से आएगा, एक फ्लैटर स्लोप दिखाने वाला है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी देखो नाम में ही बोला है इन इलास्टिक, इसका मतलब हमारा जो भी क्वांटिटी का चेंज है वो प्राइस के चेंज से क्या होगा, कम होने वाला है। जो क्वांटिटी का चेंज है वो प्राइस के चेंज से क्या होगा, कम होने वाला है। उसे हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं। देखो व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी। लेस देन प्रोपोर्शनेट मतलब प्राइस से कम चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का केस बोलते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है, अगर समझो प्राइस 50% से कम हो जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 25% से बढ़ती है तो क्या हो गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का केस हो गया, जहां पे क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से क्या है बच्चों, कम होता है। ठीक है, यस, ओके बच्चों। क्या बोला है देखो यहाँ पे, अभी अगर मैं देखूं फॉर्मूले के अंदर तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, मतलब मेरा न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जब मैं एक छोटे नंबर को किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमेशा क्या होता है बच्चों, लेस देन 1 आता है बच्चों। क्या आता है बच्चों, लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना आता है, लेस देन 1 आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आएगा बच्चों, लेस देन 1 आने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ये डायग्राम, दैट इज यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी के अंदर किस तरीके से रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। प्राइस एंड क्वांटिटी पी एंड क्यू था, ओके। फिर मेरा प्राइस फॉल होके क्या हो गया, P1 हो गया, अभी तक जैसे हो रहा था, और फिर क्वांटिटी भी बढ़ के Q1 हो गया। देखो क्वांटिटी बढ़ तो रहा है बट यहाँ पे आप चेंज चेक करो तो प्राइस के चेंज से कम चेंज कहाँ पे आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोला गया। और इन दोनों के जो भी इंटरसेप्ट है ना, इनको कनेक्ट करता हुआ जब मैं डिमांड का ड्रॉ करता हूँ तो ये बिल्कुल भी एकदम स्लोप जो है इसका क्या है, बिल्कुल भी हमें यहाँ पे फ्लैटर स्लोप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ओके, फ्लैटर ना, स्टीपर, सॉरी फ्लैटर बोल रहा हूं मैं, स्टीपर, स्टीपर स्लोप यहाँ पे अपने को दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, स्टीपर स्लोप। स्टीपर मतलब क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना घसरगुंडी अपन खेलते हैं तो घसरगुंडी कैसी होती है, एकदम स्लीपरी होती है, स्टीपर ही होती है। तो उस तरीके से एकदम घसरगुंडी माफिक डायरेक्टली आपको क्या होता है, फॉलिंग दिखाई देता है। सो इन केस ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, आपका जो डिमांड करवाएगा बिल्कुल भी कैसा आएगा बच्चों, स्टीपर डिमांड करवाएगा बच्चों। कैसा आएगा, स्टीपर डिमांड कर्व आने वाला है। ओके, यस, अच्छा चलो बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपके पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर स्लोप यहाँ पे आपका दिखा था। ये आपका चौथा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है,
और यहाँ पे 3 पॉइंट कौन से है? 3 पॉइंट ऐसे बनते हैं कि पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस का जो चेंज है उससे कम चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। दूसरा यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, और तीसरा ये डायग्राम आपको याद रखना है विद स्टीपर स्लोप, और चौथा आपका स्लोप कितना होता है वो आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो ओके, है ना। यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 8 मार्क का ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चों, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारे लिए आता है दैट इज अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। कौन सा सवाल है बच्चों? मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। यस, अभी देखो ये जो सवाल है दैट इज मेथड्स वाला, इसके अंदर अपने को 3 मेथड्स पढ़ना है। एक होता है आपके लिए रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड जिसको बोला जाता है, एक होता है टोटल आउटले और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है हमारे लिए दैट इज अबाउट द पॉइंट मेथड, या फिर अपन उसको ज्योमेट्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड्स अपने को यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। ओके, यस, क्या हो गया इसको? हाँ, देखो अभी इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड है दैट इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो और परसेंटेज मेथड के ऊपर 4 मार्क का सवाल पूछा गया था इन मार्च 2022 एंड मार्च 2023, है ना। लगातार 2 साल इन्होंने सवाल किया कि एक्सप्लेन द रेशियो मेथड और परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4 मार्क के लिए सवाल बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है। ओके, यस। तो ये जो रेशियो मेथड है ये डेवलप किया गया है बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, है ना। उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो फॉर्मूला अभी तक अपन पढ़ते आए वो इसका ही फॉर्मूला था, रेशियो मेथड परसेंटेज मेथड का था, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेशियो मेथड बोलते हैं, जिसको दूसरा नाम अरिथमेटिक मेथड भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है दूसरा नाम? अरिथमेटिक मेथड भी इसका नाम होता है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बच्चों अपन प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में प्राइस लिखा हुआ है। ओके, देन फॉर्मूले के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे होता है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं आपको, है ना। दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। देखो इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। ओके, अभी देखो जब आपको 4 मार्क का सवाल आ जाए, इस फॉर्मूले को लिख के आपको इस तरीके से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो ही आपको 4 मार्क मिलेंगे। बस आपने ये फॉर्मूला लिख दिया और बोल दिया कि भाई मैंने तो लिखा था मुझे तो पूरे मार्क मिलने चाहिए, तो नहीं होगा। आपको ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि क्यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब क्या है, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, ये आपको वहां पे बताना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि प्राइस जो है वो पहले 20 था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 क्वांटिटीज का था, है ना, और आपका प्राइस जो है वो बढ़ गया 25 हो गया, और क्वांटिटी आपका 10 से 9 हो गया। तो इससे आप कैलकुलेट करो हाउ योर इलास्टिसिटी चेंज, है ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला रखा दैट इज चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 9 टू 10। देखो 10 से क्या हो गया? 9, तो कितने का चेंज है? 1 का। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? 10 का, तो 1 डिवाइड बाय 10 कर दिया, है ना, इनटू ओके चेंज ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20, और चेंज इन प्राइस कितना है? 5, है ना, तो ये हो गया 5। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 20 डिवाइड बाय 5, इस तरीके से करूंगा तो आंसर क्या हो गया? 0.4। इसका मतलब यहाँ पे मेरा इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1 है, और अगर लेस देन 1 है इसका मतलब मेरा जो डिमांड है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। क्या है रे बच्चों? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का ये सिचुएशन बन रहा है, ऐसा हमको यहाँ पे समझ में आ सकता है। ठीक है, चलो सेकंड मेथड पे थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज ये अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट है, और बच्चे बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलो ध्यान दो बच्चों, ठीक है। अगेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको अपन टोटल आउटले मेथड भी बोल सकते हैं, ये अगेन हमको जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल नहीं बोला है, किसी और ने बोला है क्या बच्चों? नहीं। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि हम जो है प्राइस और टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप समझ के ये बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कितना है ना। देखो उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी कितना है ये एग्जैक्टली तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट कौन सा इलास्टिसिटी है, या वो इलास्टिक है, या उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है, इतना तो हम उससे जरूर बता सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, बट उस प्रोडक्ट का डिमांड, उस कमोडिटी का डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, ये हम जरूर यहां से बता सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज, इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है ना। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्राइस चेंज होने के पहले कितना था और अभी कितना है, ये कंपेयर करो, और आपको पता चल जाएगा कि आपका इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है,
अभी टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करके आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर पता चलने वाला है। तो इन्होंने तीन चीजें बोली, एक रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और हमारा यूनिटरी इलास्टिक। तो कौन से केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि उस कमोडिटी का डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, तो इन्होंने क्या बोला, जब कभी भी प्राइस चेंज होती है, क्या होती है, जब कभी भी प्राइस चेंज होती है और आपका जो टोटल आउटले है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो प्राइस चेंज होना मतलब क्या, प्राइस या तो कम होना या तो प्राइस ज्यादा होना, कुछ भी हो जाए प्राइस, और अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। प्राइस और टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है बच्चों, फिर इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अगर इनवर्स नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, दोनों कुछ भी हो सकता है ना। प्राइस या तो कम हो जाए, प्राइस या तो बढ़ जाए, और आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बोला है। क्या हो जाएगा वहां पे, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दैट इज इलास्टिक हो जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते क्या, यस, है ना। तो प्राइस और टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, प्राइस चेंज होने से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होने वाला है। ओके, इसका अपोजिट है, अगर प्राइस के चेंज होने से आपका टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्राइस या तो बढ़ जाए, प्राइस या तो कम हो जाए, और उस वजह से आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी कितना होगा, लेस देन 1 होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, यस बिल्कुल बोल सकते हैं, वहां पे इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1 होता है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, थर्ड सिचुएशन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है कि जहां पे या तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाए या तो आपकी प्राइसेस कम हो जाए, लेकिन आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट, तो वो रिमेन्स क्या है, बिल्कुल भी कांस्टेंट, तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1 होने वाला है, ऐसा इन्होंने बोला है। तीन सिचुएशंस, प्राइस के चेंज होने से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो बोलेंगे आपका टोटल रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अगर प्राइस के चेंज होने से एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और अगर प्राइस के चेंज होने से खर्चा बिल्कुल भी कांस्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट सेम रहता है, तो अपन उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये तीन सिचुएशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है बच्चों, क्या बोला है देखो, अगर प्रोडक्ट ए की बात करूं जहां पे प्राइस 6 रुपए से क्या हो गई, 5 रुपए हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड, देखो प्राइसेस कम होने के बाद क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो 10 से क्या हो गया, 20 हो गया। पहले प्राइस इंटू क्वांटिटी करके खर्चा आता था 60 रुपए का, अभी प्राइस इंटू क्वांटिटी करके खर्चा आ रहा है 100 रुपए का, सो प्राइसेस जो है वो चेंज हो गई, कम हो गई, और आपका टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, बिकॉज हमने क्या बोला, प्राइस के चेंज होने से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिक हो जाएगा डिमांड। वही बी बी सिचुएशन में क्या बोला है देखो, है ना, कि प्राइस जो है वो 4 से क्या हो गया, 3 हो गया, ओके, प्राइसेस कम होने के बाद डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो पहले क्वांटिटी 30 था, अभी कितना हो गया, 40 हो गया, बट 4 इंटू 30 करके 120 ही खर्चा हो रहा था, और 3 इंटू 40 करके भी 120 ही खर्चा हो रहा है, तो खर्चा विल रिमेन द सेम। प्राइसेस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का एक केस बनता है जहां पे एक्सपेंडिचर विल रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड सिचुएशन फॉर द प्रोडक्ट सी, है ना, अभी क्या बोला है, प्राइस पहले 2 रुपए थी, क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा था, 50 क्वांटिटी, ठीक है, टोटल खर्चा कितना हो गया, 100 रुपए का हो गया, अभी प्राइसेस कम होगी, कितना हो गया, 1 हो गया, और इससे हमारा जो क्वांटिटी है वो क्या हो गया, बढ़ गया, देखो प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, क्वांटिटी 50 से क्या हो गया, 60 हो गया, तो अभी खर्चा कितना हो गया बच्चों, 60 रुपए। देखो प्राइसेस कम होने से आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, ओके, प्राइसेस चेंज होने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो वहां पे आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक का सिचुएशन बन जाता है, जहां पे इलास्टिसिटी क्या हो गया बच्चों, लेस देन 1 हो चुका है, इलास्टिसिटी क्या हो गया बच्चों, लेस देन 1 हो चुका है। ये सारी सिचुएशंस आपको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन करे वाली है ना, कि ए सिचुएशन में क्या हुआ, बी सिचुएशन में क्या हुआ, है ना, और इन केस ऑफ सी सिचुएशन में क्या हुआ, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो आते थर्ड मेथड के ऊपर, जिसको हमने नाम दिया दैट इज द पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। अगेन अल्फ्रेड मार्शल ने ये मेथड हमको डेवलप करके दिया टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी एट द डिमांड कर्व, है ना, डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना हो तो मैं कर सकता हूं, मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वहां पे मेरा कितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, विदाउट कैलकुलेटिंग द परसेंटेज चेंज आप ज्योमेट्री इस पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड से आपका आंसर इलास्टिसिटी का बिल्कुल भी कैलकुलेट
कर सकते हो, है ना। सो रेशो मेथड और आपका आउटले मेथड जो है वो अनेबल मतलब वो जहां पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाते किसी भी पॉइंट की डिमांड कर्व पे, वहां पे ये मेथड जो है हमको काम आएगा टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। ठीक है, चलो ओके। सर फॉर्मूला क्या यूज करना है एट द एनी पॉइंट टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, है ना। डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला विल बी दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट। क्या बोला फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट है ना बिलो द गिवन पॉइंट, है ना, एंड अपर सेगमेंट अबव द गिवन पॉइंट। मतलब क्या है, देखो अभी अगर आपको इस तरीके से एक डिमांड कर्व दिया हुआ है ना, विच इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स है, एक वाई एक्सिस पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अगर मुझे इस किसी भी पॉइंट का इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के नीचे कितना एरिया है ये चेक करना है, और उस पॉइंट के ऊपर कितना एरिया है वो मुझे चेक करना है, और उन दोनों का डिवीजन लेना है। डिवीजन लेने से सिंपली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मेरा इलास्टिसिटी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मुझे कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा मेथड अल्फ्रेड मार्शल ने आपको बना के दिया है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी इन्होंने दो टाइप के डिमांड कर्व के बारे में समझाया, एक जिसको अपन बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व और एक होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व किसे बोला जाता है, ऐसा डिमांड कर्व जो बिल्कुल भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना। ऐसा डिमांड कर्व जो बिल्कुल भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे किया क्या गया है, हमने जो है अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाला, एक्स एक्सिस पे लिखा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे लिख दिया प्राइस, और एक डिमांड कर्व निकाला विच इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, अभी इस डिमांड कर्व ने ऊपर हमने कई सारे पॉइंट्स लिए, ओके, और इन कई सारे पॉइंट्स पे हम जो है वो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 5 मिनट के लिए पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे दो, तो आपको ये पूरा पूरा कंसेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। जो इंग्लिश में यहाँ पूरा थ्योरी लिखा हुआ है ना, ये जो इतना सारा थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा थ्योरी मैं आपको बहुत ही इजीली समझा दूंगा, तो पूरा पूरा फोकस आप लोगों का यहाँ पे चाहिए। अपन यहाँ पे क्या करते हैं बोले बच्चों, अजम्पशन करते हैं, छोटा सा अजम्पशन करते हैं कि ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट है आपका ए है, P2 है, P है, P1 है और ये B है, ये हमारे 5 पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का है, जिससे हम पता करेंगे कि हर एक पॉइंट पे हमारा जो टाइप्स ऑफ हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रखे हैं वो कहाँ पे कौन सा आने वाला है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो हमने क्या बोला, बोले ये अलग अलग पॉइंट्स है ना, और हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसा आपको अगर आप में दिखाई दे रहा होगा कि A से P2, P2 से P और ये P1 और ये E, B पॉइंट, यहाँ पे आपको एक इक्वल सेगमेंट दिखाई दे रहा है क्या, यस। तो हमने अज्यूम किया है कि ये जो है वो एक सेगमेंट है जिसका टोटल सेंटीमीटर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर का ये सेगमेंट है, और ये हर एक ब्लॉक 2-2 सेंटीमीटर का इक्वल दिख रहा है ना आपको, यस। तो हर एक ब्लॉक कितने का है, 2-2 सेंटीमीटर का है, ऐसा हमारा क्या है, अजम्पशन है बच्चों। ठीक है, सो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट बी, आपको इस डिमांड कर्व में बिल्कुल भी कहां लगता होगा, मिड पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, है ना, बिकॉज इसके नीचे 4 सेगमेंट है और ऊपर भी 4 सेंटीमीटर का सेगमेंट है। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, बी पॉइंट हमारा कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और P1 P2 इन दोनों के क्या है, बिल्कुल भी बीच में आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे किस तरीके से इलास्टिसिटी कैलकुलेट होगा वो हमको समझना है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द पॉइंट बी के बारे में जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। पॉइंट बी के ऊपर अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज माय लोअर सेगमेंट, देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, है ना। इस पॉइंट के लिए मेरा लोअर सेगमेंट क्या है, इसके नीचे कितना जगह है, तो बोले कुछ भी जगह है क्या, नहीं। तो पॉइंट बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा लोअर सेगमेंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। अपर सेगमेंट कितना है, 8 इज माय अपर सेगमेंट, है ना, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, दैट इज 2 + 2 + 2 + 2, 8 सेंटीमीटर का मेरा अपर सेगमेंट है। तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर करने से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो इसलिए यहाँ पे एट द पॉइंट बी आपका जो इलास्टिसिटी आएगा कितना आएगा, बिल्कुल भी 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल भी 0 होने वाला है। ठीक है, सेकंड अपन बात कर रहे हैं अबाउट द पॉइंट ए। पॉइंट ए के लिए अगर मैं ऐसा कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, व्हाट इज माय लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, फॉर्मूला जो मेरा है, लोअर सेगमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 8, ओके। अपर सेगमेंट कितना है, इसके ऊपर कितना एरिया है, तो इसके ऊपर कोई भी एरिया नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, 0। सो 8 डिवाइडेड बाय 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज व्हाट, योर इंफिनिटी, है ना। सो मेरा पॉइंट ए के ऊपर इलास्टिसिटी कितना बन जाएगा बच्चों, इंफिनिटी बनने वाला, पॉइंट ए के ऊपर मेरा इलास्टिसिटी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा।
है ना। यस, तो ये दो चीजें हमको समझ में आनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आपका इलास्टिसिटी कितना होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपका इलास्टिसिटी कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमको समझ में आ गए। ओके, अभी अभी बात करते हैं इस पी पॉइंट के बारे में, जो बिल्कुल भी क्या है, मिड पॉइंट बन चुका है इस डिमांड कर्व का। ठीक है, यानी कि इसके नीचे जितना सेगमेंट है उतना ही उसके ऊपर भी है ना। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट के फॉर्मूले से अगर मैं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, मेरा जितना नीचे उतना ही ऊपर है, तो लोअर इज इक्वल्स टू अपर, है ना। लोअर क्या हो गया 4, अपर क्या हो गया 4, क्या हो जाएगा आंसर 1। सो इसके लिए इन केस ऑफ योर मिड पॉइंट, आपके मिड पॉइंट के ऊपर, डिमांड कर्व के मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। इलास्टिसिटी कितना होता है बच्चों, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला गया कि अगर मुझे इस P1 के ऊपर मेरा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, क्या करना है मुझे, इस P1 के ऊपर मुझे मेरा इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, क्या करूं, मुझे देखना पड़ेगा व्हाट इज माय लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट कितना है बच्चों इस सिचुएशन के लिए, लोअर सेगमेंट इज योर 2 सेंटीमीटर, और अपर सेगमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो एनी स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय एनी लार्जर नंबर, आंसर विल ऑलवेज बी लेस देन 1, ऐसा मैंने आपको बोला है ना। तो अगर मैं करने की कोशिश भी करता हूँ, देखो 2 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करने की कोशिश भी करो तो क्या आएगा बच्चों आपका नंबर, है ना, बिल्कुल भी 0.33 आपका आंसर बन रहा है ना, 0.33, तो विच इज लेस देन 1। सो इन केस आपका जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच में आता है, तो आपका इलास्टिसिटी बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होने वाला है। सो एट द P1 पॉइंट, जहां पे मेरा वो पॉइंट जो है ना, वो मिड पॉइंट P और मेरा जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है B, इन दोनों के बीच में लाए करता है, तो वहां पे मेरा इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, अबाउट द पॉइंट P2। P2 पॉइंट कहां पे है, मेरे वाई एक्सिस और मिड पॉइंट इन दोनों के बीच में है। अगर मैं इसके लिए लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट देखूं तो क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 3, विच इज ग्रेटर देन 1, है ना। सो इसके लिए ये बोला गया है कि अगर समझो कोई भी पॉइंट डिमांड कर्व के ऊपर, कोई भी पॉइंट आपके मिड पॉइंट और वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में आता है, तो वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने वाला है। उसका इलास्टिसिटी क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 होने वाला है, राइट। ये 5 पॉइंट अपने को याद रखने पड़ेंगे, जहां पे बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर इन्फिनाइट होता है, और हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंट होते जाता है। ठीक है, जहां पे हमने बोला एट पॉइंट, जो पॉइंट है हमारा पॉइंट P, वहां पे इलास्टिसिटी क्या है 1 है, जो हमको बताता है इट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मिड पॉइंट है ये हमारा, है ना। हमने बोला था P इज योर मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने बोला P1 पॉइंट के ऊपर पॉइंट इलास्टिसिटी अगर आप मेजर करो तो कितना आ गया, 0.33 आ गया, है ना। वो हमारे लिए क्या हो गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का केस बन गया, है ना। P2 पॉइंट के ऊपर हमने बोला कि भाई जहां पे आपका जो पॉइंट आ रहा है वो मिड पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है, तो वहां पे आपका इलास्टिसिटी 3 आया था, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, है ना। और पॉइंट ए हमारे लिए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, जहां पे इलास्टिसिटी इन्फिनाइट है वाई एक्सिस के ऊपर, और पॉइंट बी जो एक्स एक्सिस पे है वहां पे पॉइंट इलास्टिसिटी 0 है, विच इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, अभी ये हो गया सब स्ट्रेट लाइन के लिए। अगर स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल भी इजी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर समझो कोई भी डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसको अपन नॉन लीनियर बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, विच इज मे बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, वो क्या होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने वाला है। तो इसके लिए हमने कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर समझो कभी भी आपके पास ऐसा कोई डिमांड कर्व आ जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, दैट इज डी डिमांड कर्व विच इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ऐसे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको इस कॉन्वेक्स के ऊपर किसी भी पॉइंट की, जिस भी पॉइंट की आपको इस कॉन्वेक्स के ऊपर, इस डिमांड कर्व के ऊपर जिस भी पॉइंट की आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उस पॉइंट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने को आपको पहले एक डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करेगा बच्चों, सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा सेगमेंट ड्रॉ करो जो कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर हो, या वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर हो, कहीं भी बनाओ, ठीक है, और इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, प्लस जिस पॉइंट की आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो उस पॉइंट को भी उसने इंटरसेक्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा एक आपको डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा जो कि इस डिमांड कर्व को क्या हो जाए बच्चों, टेंजेंट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, टेंजेंट हो जाए। किस पॉइंट पे टेंजेंट होना चाहिए, जिस पॉइंट का आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट को टेंजेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, अगर कॉन्वेक्स आपका डिमांड कर्व है और आपको उस डिमांड कर्व के ऊपर की किसी भी पॉइंट का इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सिंपल सा एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, ऐसा सेगमेंट जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस तक टच करे,
प्लस जिस भी पॉइंट का आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट के लिए क्या हो जाए, टेंजेंट हो जाए, है ना। तो फिर आप उस पॉइंट की इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो विद द सेम फॉर्मूला विच इज योर लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। आपको देखना है कि इस सेगमेंट के ड्रॉ करने के बाद में इस सेगमेंट पे इस पॉइंट के नीचे कितना सेगमेंट है और इस पॉइंट के ऊपर कितना सेगमेंट है, तो आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे बोला हुआ है we have to draw a tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet the y-axis at point A and x-axis at point B, है ना। इस तरीके से आपको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, फिर इस सेगमेंट के ऊपर आप ये चेक करोगे कि नीचे कितना सेगमेंट है और ऊपर कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी कितना बनता है। ठीक है, यस, वही तीन केसेस बनेंगे, या तो यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक, है ना। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का केस बन नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे ये नॉन लीनियर है, ये हमारे कोई भी एक्सेस को टच नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, ओके, अच्छा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमारे तीन मेथड्स भी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। अभी हमारे यहाँ पे दो सवाल बचते हैं, एक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फटाफट हमको ये भी खत्म करना है और इसको खत्म करके आज के इस वीडियो को हम रोक देंगे। ओके, उसके बाद अपन जो है वो सेकंड अगला चैप्टर जो है हमारा सप्लाई एनालिसिस, उसका रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको रिवीजन में मजा आ रहा है, आपको रिवीजन हो रहा है अच्छे से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ रही है, तो जरूर वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इससे शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, चलो ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो वैसे तो बहुत टाइम हो गया इस सवाल को पूछा नहीं गया है, तो मैं ऐसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार पता नहीं ये भी सवाल आ सकता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टोटल अपने को यहाँ पे है ना 11 पॉइंट्स पढ़ने, कितने पढ़ने, टोटल 10 पॉइंट्स अपन यहाँ पे पढ़ने वाले, है ना। और 10 पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमारे पास न्यूमोनिक है, दैट इज हैंड कट पिन, है ना। क्या है बच्चों, हैंड कट पिन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमोनिक है हैंड कट पिन, न्यूमोनिक है बच्चों हैंड कट पिन, न्यूमोनिक है बच्चों हैंड कट पिन, है ना। अभी देखो वन बाय वन सारे मैं आपको एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ। एच से क्या आएगा, एच से आएगा आपके लिए हैबिट्स, ठीक है। ए से आएगा आपके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, है ना। एन से आएगा आपके लिए दैट इज योर नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है। और डी से आएगा आपके लिए ड्यूरेबिलिटी, ये हो गया आपके लिए हैंड, ठीक है। कट, कट से आएगा आपके लिए सबसे पहले लेट्स से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। यू से आएगा आपके लिए अर्जेंसी ऑफ नीड्स और टी से आएगा आपके लिए टाइम पीरियड, कट हो गया, है ना। पिन, पी से क्या आएगा, एक तो आएगा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। और उसके बाद में आई से आएगा आपके लिए दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड एन से आएगा आपके लिए बच्चों दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। ऐसे 10 पॉइंट आपको याद करना है विद दिस न्यूमोनिक हैंड कट पिन, हैंड कट पिन। मेरे साथ आप लोगों को भी बोलना है घर पे, है ना। क्या बोले, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमोनिक क्या है, हैंड कट पिन, न्यूमोनिक क्या है बच्चों, हैंड कट पिन, है ना। चलो वन बाय वन सारे पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने हैं, फटाफट करेंगे, बहुत ही इजी है ना। देखो सबसे पहला क्या बोला है, अबाउट द नेचर ऑफ कमोडिटी। बोले प्रोडक्ट का नेचर क्या है उससे डिसाइड होता है कि उसका इलास्टिसिटी कितना होगा, है ना। अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट, है ना, जैसे कि तीन टाइप के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ऐसा इन्होंने बोला, एक होता है नेसेसरी गुड्स, एक होता है कंफर्ट्स और एक होता है लग्जरी, है ना। जितने भी हमारे नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स, उनके केस में देखा जाता है कि उनका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा बिकॉज प्राइस चेंज होने से उनके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है ना। कितने भी प्राइस आप बढ़ा लो तब भी लोगों को चाहिए। एग्जांपल्स है फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, नेसेसरी गुड्स है, ये सारी जरूरी चीजें हैं, तो इनका डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। वही अगर मैं बात करूं जो भी चीजें कंफर्ट्स या लग्जरियस गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि कार हो गया, परफ्यूम हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना, बाइक हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब का जो डिमांड है वो बिल्कुल भी रिलेटिवली इलास्टिक होता है बिकॉज लोग इनको लेने के बारे में सोचते हैं कि अगर सस्ता मिले तो ही खरीदूं, महंगा है तो खरीदने की बात है क्या, नहीं, बिकॉज ये जरूरी तो नहीं है, बस ये क्या है मेरे कंफर्ट या लग्जरी की बात कर रहा है। सो इन केस ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी आपका डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगा और इन केस ऑफ आपके नेसेसरी गुड्स आपका डिमांड क्या होगा, बिल्कुल भी रिलेटिवली इन इलास्टिक होने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, है ना। अभी देखो अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट है जिसके बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है तो उसका डिमांड कैसा हो जाएगा, मोर इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अगर समझो मार्केट में आपके प्रोडक्ट की क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड कैसा हो गया, मोर इलास्टिक। एग्जाम्पल दिया है अबाउट द लेमन जूस, शुगर केन जूस, एप्पल जूस, है ना, अनार का जूस, ये सारे अपन एग्जाम्पल बोल सकते हैं जो एक दूसरे के क्या है
सब्स्टिट्यूट्स है, तो इनकी जो डिमांड है कैसी होती है, बिल्कुल भी इलास्टिक होती है। वही अगर समझो किसी मार्केट के अंदर कोई कमोडिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, तो उसका डिमांड कैसा हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी इन इलास्टिक हो जाएगा। उसका डिमांड कैसा हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड उसका होने वाला है। ठीक है, चलो ओके। जैसा एग्जांपल हो गया सॉल्ट, सॉल्ट का डिमांड कैसा है, इन इलास्टिक है ना। कितना भी सॉल्ट महंगा क्यों ना मिले, आपको जितना चाहिए आप उतना ही लेने वाले हो, है ना। थोड़ा बहुत उसमें चेंज आ सकता है बट ज्यादा चेंज उसमें आएगा नहीं। ओके चलो, थर्ड पॉइंट इज योर नंबर ऑफ यूजेस। अगर समझो कोई प्रोडक्ट है जिसका सिंगल यूज आपके लाइफ में है ना, एक ही जगह उसका यूज आना है, तो उसका डिमांड क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। लेकिन अगर समझो मल्टीपल यूज अगर उसके आपको होने वाले हैं, तो उसका डिमांड कैसा होता है, इलास्टिक होता है। बिकॉज आप वहां पे सोचते हो अरे हर जगह मुझे ये चीज लगती है, सस्ती मिलती है तो क्या करो, ज्यादा लेके रख लो। अगर समझो कोई चीज एक ही बार यूज आनी है, सिंगल यूज उसका है, तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार कितना भी पैसा क्यों ना लगे, एक ही बार तो लगना है, बार बार लगना है क्या, नहीं। तो सिंगल यूज वाली चीजों का डिमांड इन इलास्टिक होगा, और अगर मल्टीपल यूजेस वाली चीजें हैं तो उनका डिमांड इलास्टिक होता है। ठीक है, हैबिट्स की हमने बात की। हैबिट्स जो है वो चीजों को क्या बना देते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक बना देते हैं। लोगों की आदत है, लोग जो है उनको पीने के लिए दारू चाहिए, सिगरेट फूकने के लिए चाहिए, है ना, रोज सुबह उठने ही चाय पीने को चाहिए, तो उनका डिमांड इन सब का कैसा होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है। ये चीजें कितने भी महंगी हो जाए उनको चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, दैट इज हैबिचुअल गुड्स, है ना। नेक्स्ट इज योर ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या बोला हुआ है कि अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट ड्यूरेबल नेचर का होता है, ड्यूरेबल नेचर का मतलब क्या, वो लंबे समय तक टिकता है, वो एक दो दिन में खत्म होगा क्या, खराब होगा क्या, नहीं, वो पेरिशेबल नहीं है, तो उसे अपन ड्यूरेबल बोलते हैं। तो ड्यूरेबल चीजों की डिमांड जो होती है बिल्कुल भी क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। और अगर समझो कोई चीज ऐसी है जो पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में है, किसकी कैटेगरी में, पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में, तो उसका डिमांड कैसा होगा बच्चों, इन इलास्टिक होने वाला है। बिकॉज वो खत्म होने वाली है। लोग क्या सोचते हैं, भाई कितना भी पैसा क्यों ना है, इसको क्या कर दो, बेच दो, खत्म कर दो, है ना। तो वहां पे इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जहां पे अपन वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स इन सब की बात करते हैं, एग्स वगैरह की, तो उनका डिमांड इन इलास्टिक होता है। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड जो है बिल्कुल भी क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। बिकॉज वो लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया, है ना। तो इनकी डिमांड प्राइसेस से ज्यादा फ्लक्चुएट होती है ना। बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स प्राइसेस से ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते। ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो सेकंड प्रोडक्ट होता है ना, हमेशा उसका डिमांड बिल्कुल भी इन इलास्टिक होता है। बिकॉज जब लोगों ने अगर एक प्रोडक्ट खरीद लिया है तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा भी खरीदना पड़ेगा, है ना। सो द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच इज यूज्ड इन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब क्या, जुड़ के, है ना। एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब दूसरा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ता है, तो दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कैसा होगा बच्चों, इन इलास्टिक होने वाला है। जैसा लेट से मोबाइल है, मोबाइल के साथ में आपको बैक कवर चाहिए, स्क्रीन गार्ड चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, तो इनका सबका डिमांड इन इलास्टिक होता है। ठीक है, कार के साथ हमने बोला फ्यूल चाहिए, प्रिंटर के साथ में इंक चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, इन इलास्टिक डिमांड के सिचुएशंस है। ओके चलो, नेक्स्ट इज योर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। अगर समझो लोगों की इनकम जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, लोगों की इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो उनका जो डिमांड होता है ना, उनका डिमांड बिल्कुल भी क्या होता है, इन इलास्टिक हो जाता है ना। बिकॉज उनको क्या लगता है, मेरे पास में तो बहुत सारा पैसा है, मुझे कोई प्राइस से फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। सो इन केस ऑफ कंज्यूमर एज अ हाई इनकम, बहुत अमीर इंसान है ना, तो या तो देखो, या तो वो बहुत अमीर है या तो वो बहुत ही गरीब है, तो उसका डिमांड कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा, वो रेयरली इंपैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर कोई मिडिल क्लास इंसान होता है तो उसकी डिमांड बिल्कुल भी इलास्टिक होती है, वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए सोचता है, मेरे जैसा इंसान मिडिल क्लास, है ना। ओके, और अगर कोई वेरी रिच और एक्सट्रीमली पुअर होता है तो उसका डिमांड कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है, उसके लिए तो जो चाहिए वो उसको खरीद लेता है। ठीक है, यस। अर्जेंसी ऑफ द नीड्स, ओके, अर्जेंसी ऑफ द नीड्स में क्या बोला है, अगर समझो कोई चीज अपने लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है तो उसका डिमांड बिल्कुल भी क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा। अगर कोई चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है, अर्जेंट है, तो उसका डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा। वही अगर समझो कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो लग्जरियस गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है जिसकी मेरे को अर्जेंसी नहीं है, तो वहां पे मेरा डिमांड कैसा होता है, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाता है। सो इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स जो मेरे को अर्जेंट नहीं है, उनका डिमांड कैसा होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। लेकिन कोई चीज अगर ऐसी है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अर्जेंटली जरूरी है, जैसा मेडिसिन हो गया, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उनका डिमांड इन इलास्टिक होगा। मोबाइल फोन इतना जरूरी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कभी और भी खरीदने के लिए रेडी हो जाता हो, तो उसका डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ओके। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या बोला हुआ है कि अगर समझो अपने पास में बहुत ज्यादा टाइम है, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट, कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए अगर मेरे पास में बहुत ज्यादा टाइम है, तो वहां पे मेरा जो डिमांड होगा बिल्कुल भी क्या हो जाएगा,
इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ, मैं टाइम की बात करता हूँ, शॉर्टर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन मेरे पास में है, तो वहां पे मेरा डिमांड बिल्कुल भी इलास्टिक इन इलास्टिक होता है। कैसा होता है बच्चों? इन इलास्टिक। इन केस ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, वहां पे डिमांड इन इलास्टिक होगा, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के अंदर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। क्योंकि बिकॉज छोटे टाइम पीरियड के अंदर लोग अपने कंजम्पशन हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय में लोग अपने कंजम्पशन हैबिट को चेंज कर सकते हैं और अपनी डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे बोला है, दैट इज अबाउट द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, है ना, कि अगर समझो लोग अपने पूरे कमाई का बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन किसी चीज पे खर्चा करते हैं, तो उस चीज की डिमांड उन लोगों के लिए बिल्कुल भी इन इलास्टिक हो जाती है। लेकिन अगर समझो लोग अपनी कमाई का बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन उस चीज पे खर्चा करते हैं, तो वहां पे लोगों की जो डिमांड होती है बिल्कुल भी इलास्टिक हो जाती है, बिकॉज लोग वहां पे सोचना शुरू करते हैं, बिकॉज उनके कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जगह पे जा रहा है। लेकिन अगर बहुत ही छोटा हिस्सा उस जगह पे जाता है, तो लोग वहां पे ज्यादा सोचते नहीं है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ मैच बॉक्स का, है ना। मैच बॉक्स इतनी छोटी चीज है कि लोग अपने कमाई का 1 रुपया दिया 2 रुपया, उनको फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। बट आप अज्यूम करो 1 से 2 रुपए प्राइस हो गई, मतलब प्राइस 100% बढ़ रही है, लेकिन लोगों की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही अगर मैं बात करता हूँ कि लोगों को मैं बोल दूं कि भाई कोई आपको खर्चा करना है लेट से 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, कि 2000 की शर्ट जो है वो 2500 की हो गई, लोग क्या बोलेंगे? अरे यार मेरे को तो 2000 वाली ही चाहिए, 2500 वाली चाहिए क्या? नहीं, है ना। तो जब अपने प्रपोर्शन, अपने इनकम का एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन अगर कहीं पे खर्चा होता है, तो लोग वहां पे सोचने लगते हैं, बट बहुत ही कम होता है तो लोग वहां पे सोचते नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके। द लास्ट पॉइंट बच्चों जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, हमको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी के बारे में समझाया, और हमारे जो लॉर्ड केन्स है ना, लॉर्ड केन्स ने बोला कि यार सच में अल्फ्रेड मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हमको बताया, दैट इज अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी का जो यूज है ना, वो बहुत लोगों को होने वाला है, बहुत लोगों को इस कंसेप्ट से फायदा होगा। किसको किसको फायदा होगा? यहाँ पे 5 लोगों के नाम हमको दिए वाले। सबसे पहली बात बोली, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज हर एक प्रोड्यूसर को जो है अपने प्रोडक्ट की क्या डिसाइड करनी होती है? प्राइस डिसाइड करनी होती है। तो वो इलास्टिसिटी को समझ के अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिसाइड कर सकता है, उसका डिसीजन ले सकता है। जैसे कि लेट्स से अगर मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बिल्कुल भी क्या है, इन मेरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है बिल्कुल भी क्या है, इन इलास्टिक है। कोई भी कंज्यूमर आएगा और मेरा प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएगा, उनको प्राइस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मे बी वो मेरे लिए नेसेसिटी गुड्स हो, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे उस केस में वो पर्सन अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर समझो उसको पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बिल्कुल भी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, मेरे प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स क्या है, अवेलेबल है, तो ऐसे केस में वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाने के बारे में सोच नहीं सकता, वो हमेशा प्राइसेस को कम ही रखेगा, है ना। यस, तो क्या बोला है देखो, एवरी प्रोड्यूसर, है ना, फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट। इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ही विल फिक्स अप द हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। इनइलास्टिक रहेगा तो प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेगा, और अगर इलास्टिक हो जाएगा तो उसको प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगा। So the concept of elasticity of demand is useful for the monopolist to practice the price discrimination. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? बोले मोनोपोली, जहां पे सिंगल सेलर होता है, तो वो इंसान क्या कर सकता है, सब लोगों को अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोगों के साथ में किया जा सकता है। ठीक है, यस। इट इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी का डिसीजन लेना है, तो इसलिए सरकार को इलास्टिसिटी समझना जरूरी है। अगर सरकार को पता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट में डिमांड इन इलास्टिक होती है ना, तो सरकार उसके लिए प्राइसेस को बढ़ा सकता है, टैक्सेस को बढ़ा सकता है। क्यों? बिकॉज उसको पता है कि लोग जो है वो इस चीज की डिमांड करेंगे, कितना भी इसका प्राइस क्यों ना बढ़ जाए। तो ऐसे जगह पे सरकार टैक्सेस हर साल क्या करता है, बढ़ाता है। लेट्स से एग्जांपल, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, इन सब के ऊपर जो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं वो हर साल क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। बिकॉज सरकार को पता है कि लोग कितना भी महंगा होने के बाद क्या करने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, है ना। तो सरकार इनकी अपनी टैक्सेस को बढ़ाता है और अपनी कमाई को बढ़ा लेता है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, commodities whose demand is relatively inelastic, they will be taxed more. उनको टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा, ज्यादा चार्ज किया जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट अफेक्ट द डिमांड मच एंड वाइस वर्सा, है ना। क्योंकि प्राइसेस ज्यादा चार्ज करने से, टैक्स ज्यादा लगाने से उनकी डिमांड पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, थर्ड इज योर इंपॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो कंसेप्ट है ना, यूजफुल है अपने को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस डिसाइड करने के लिए। किस तरीके से? अगर समझो कोई भी फैक्ट्री है ना, जहां पे ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, मार्केट में जिनके प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ने से डिमांड में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा या ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वहां के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं, वो लोग ज्यादा पैसे की डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता है हम जो चीज बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड इनइलास्टिक है, तो लोग जो है हमको ज्यादा पैसा दे सकता है, हमारा जो प्रोड्यूसर है वो हमको ज्यादा पे कर सकता है। जैसे लेट से अगर मैं बात करूं अबाउट द रबर और टोबैको, तो उनको पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में इनइलास्टिक डिमांड पे चल रहा है, तो हम जो है वो हमको ज्यादा वेजेस भी अगर मिल दे तो भी कंपनी का कोई नुकसान होगा क्या, नहीं, बोले हमारे वेजेस कंपनी क्या कर सकता है, कस्टमर से लूट सकता है। तो इन केस ऑफ, है ना, जहां पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, ऐसी चीजों का अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो उनके जो फैक्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, हाइयर प्राइसेस मांग सकते हैं कंपेयर्ड टू ऐसे प्रोडक्ट जिनकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। सो वर्कर्स कैन आस्क फॉर द हाइयर वेजेस इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर उन्होंने बनाए वाले चीज का डिमांड इनइलास्टिक है तो वो ज्यादा पगार मांग सकते हैं, ज्यादा पैसा वो लोग मांग सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्या बोले, देखो, व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस इन योर फॉरेन ट्रेड। बोले जितना भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है ना, वो यूजफुल है जब अपने को फॉरेन ट्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने हो उस टाइम पे। अगर मुझे पता है कोई ऐसी चीज है जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है और उसका बाहर के देश में बिल्कुल भी इन इलास्टिक डिमांड है, तो उस केस में सरकार जो है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स चार्ज कर सकता है, उस केस में अपन जो है प्राइसेस को बढ़ा के प्रोडक्ट बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए क्या बोला है, अगर समझो लोगों को पता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड सामने वाली कंट्री में क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, तो वो लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो लोग क्या करते हैं, ऑयल प्राइसेस हमेशा बढ़ाते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल जो है वो हमसे ही खरीदा जाता है और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, तो ये लोग क्या करते हैं, इन इलास्टिक डिमांड होने की वजह से अपनी जो प्राइसेस है उसको बढ़ाते रहते हैं हमेशा, और हम लोग जो है मजबूरी में पे करते रहे हैं, ठीक है। यस, एंड द लास्ट पॉइंट इज पब्लिक यूटिलिटीज। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि रेलवेज वगैरह हो गया, सरकारी जो भी सर्विसेज सरकार दे रही है, उन सभी सर्विसेज के बारे में सरकार को पता है कि इनका डिमांड इन इलास्टिक है ना, और कोई ऑप्शन लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है, और हमारे देश में कई सारे गरीब लोग भी रहते हैं जिन लोगों के लिए फैसिलिटीज अलाउ करना ये सरकार का काम है। तो सरकार क्या करता है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी डिमांड मार्केट में इन इलास्टिक है, तो उन जगह पे सरकार खुद का जो है बिजनेस चला सकता है एट सब्सिडाइज रेट, है ना, कम रेट के ऊपर चला सकता है, और लोगों को रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि तुम यहाँ पे प्राइसेस ना बढ़ाओ, जिससे लोगों का क्या हो, फायदा हो, है ना। तो नेशनल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार कई सारी पब्लिक यूटिलिटीज जिनका डिमांड बिल्कुल भी इन इलास्टिक है, वो या तो सब्सिडाइज फॉर्मेट में चला रहा है या तो नेशनलाइज, मतलब खुद उसको कंट्रोल कर रहा है, जिससे कि क्या हो, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कम कर दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए, राइट। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहां कहां पे काम आएगा, इट इज इंपॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंस टू फैक्टर प्राइसिंग, इंपॉर्टेंस टू फॉरेन ट्रेड एंड इंपॉर्टेंस इन योर पब्लिक यूटिलिटीज, राइट। आई होप आप लोगों को ये रिवीजन बड़ा ही पसंद आया होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को नीचे कमेंट करें कैसा लगा बताएं, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा रिवीजन चाहते हो जरूर मुझे बताएं, मैं जल्दी से जल्दी वो भी रिवीजन आप लोगों के लेके आ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, तबियत का ध्यान रखें, और एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहे। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।